आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक हमने जो है एक वीकली करंट अफेयर सेशन शुरू किया था, जिसमें हम वीक के एंड में या फिर शुरू में लास्ट वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहे आपके एग्ज़ाम के रेफरेंस में, और ये सभी उन एग्ज़ाम्स के लिए है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप SSC बैंक के एग्ज़ाम देते हैं या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है इसमें मैंने क्या किया है कि सेक्शनल इसको डिवाइड कर दिया है सेक्शंस में, कि पहले आपको डेज़ और इवेंट्स जो है वो बताएंगे, फिर कुछ नेशनल लेवल की न्यूज़ है, कुछ इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, इस तरह से इनको जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज़ और इवेंट्स से रिलेटेड है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अगस्त है। 1 अगस्त को जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, आप सभी इनसे परिचित हैं। ठीक है, और इनको कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं जो यहाँ पे मैंने अलग से लिखे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक टाइटल दिया जाता था, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को ये टाइटल किसने दिया था, या फिर द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है किसे कहा जाता है। और इसके अलावा एक लोकमान्य, इनको उपाधि भी दी जाती है भारत के अंदर ही, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और एक इनका ये जो स्लोगन है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। और इनका जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ था इनका, और 1 अगस्त 1920 इनकी डेथ एनिवर्सरी जो थी, डेथ की डेट है वो है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे डेट से इवेंट से रिलेटेड है। हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराया गया था। आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड वार के जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दो शहर है जापान के अंदर, इनके ऊपर एक परमाणु बम गिराए गए थे, और इसी को आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 यहाँ से एंड हो गया था। ठीक है, तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था बम, इस वजह से जो है इसे हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया नहीं जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक है 7 अगस्त से रिलेटेड इवेंट, ये है कि 7 अगस्त 1905 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, उन्हें फॉर्मली कह सकते हैं या ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905 में। ठीक है, कि स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो रही है, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कलकत्ता से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और इसी स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड एक और जो न्यूज़ है, इवेंट है या कहीं की डे है, वो ये है कि नेशनल हैंडलूम डे, जो कि 2015 में अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम 7 अगस्त से जो है हर साल ऑब्जर्व करेंगे नेशनल हैंडलूम डे। क्योंकि हैंडलूम जो है एक सबसे बड़ी कह सकते हैं इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर, बहुत सारे रोज़गार पैदा होते हैं, और स्वदेशी चीज़ें हैं, इन्हें अपनाने के लिए ही इसे जो है लॉन्च किया गया था। 7 अगस्त के ही तारीख पर इसे लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट होने की डेट थी। ठीक है, तो 2015 में ये जो डेट है, डे है, हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था। इसके अलावा कुछ नेशनल लेवल की न्यूज़ है, वन लाइनर लिखी है, लेकिन उनके बारे में कुछ नेशनल लेवल की न्यूज़ है, वन लाइनर यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लेकिन उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो है कि हमारे देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए थे। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में 25 जुलाई को जो है हमारे देश के नए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। पहली तो ये कि हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, अब 15वें कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। और 25 जुलाई को इनका जो है ओथ ली थी इन्होंने। इनके बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो ये कि ये पहली ऐसी व्यक्ति है जो कि प्रेसिडेंट बनी है भारत की, जो कि ट्राइबल यानी जो पिछड़ी जनजातियां होती है वहाँ से बिलोंग करने वाली पहला ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का राष्ट्रपति बना है। और दूसरी बात ये कि ये सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल आपको पता होना चाहिए कि पहली भारत की ऐसी पहली महिला थी जो भारत की राष्ट्रपति बनी थी, और उनके बाद में अब जो है द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तो ये सेकंड वुमेन है। तो ये 2 फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये झारखंड राज्य की जो है गवर्नर रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए, अभी कल मेरे ख्याल से 7 तारीख को जो है
इलेक्शन जीत गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पोल हुए थे, उसके अंदर जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन जीता है? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। जगदीप धनखड़ जी जो है पहले वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, यानी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया और 11 या 12 तारीख को जो है इनकी ओथ सेरेमनी होगी, यानी ये ऑफिशियली जो है उस सीट को ग्रहण करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जी जो है अब भारत के जो है 14वें उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे 14th, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? एम वेंकैया नायडू। और वाइस प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा होती है उसके चेयरपर्सन भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और ये जो जगदीप धनखड़ जी है ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे और 2019 से 22 तक इन्होंने गवर्नर के रूप में सर्व किया है वहाँ पे। और अभी जो बंगाल के गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, वो है ला गणेशन, ठीक है। ला गणेशन जो है वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर है अभी और मणिपुर के भी गवर्नर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक अभी हाल ही की न्यूज़ क्या थी कि आपको पता है 15 अगस्त यानी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है 75वीं वर्षगांठ है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो है सरकार के द्वारा एक योजना दी गई थी या कहीं की एक सुविधा दी गई थी कि जितनी भी भारत के अंदर रिकॉग्नाइज्ड नेशनल मोन्यूमेंट्स है, हेरिटेज साइट्स है या हिस्टोरिकल जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विजिट करने जाते हैं तो हमारा कुछ चार्ज लगता है, हमें वहाँ की टिकट देनी पड़ती है जाने के लिए। तो 5 से 15 अगस्त तक के लिए जो है फ्री कर दिया था कि कोई भी जो इंडियन सिटीज़न है वो वहाँ पर जा सकता है, कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी भी नेशनल मोन्यूमेंट को विज़िट करने के लिए, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, याद नहीं रखेंगे तो एटलीस्ट आपके काम आएगा, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा जो है अभी कुछ चीज़ें अनाउंस की गई थी। पहला तो ये कि जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है भारत की इस वित्त वर्ष की 2022-23 की, वो उन्होंने वही रखी है जैसा कि पहले उन्होंने रखा 7.2%, ठीक है। इसके अलावा एक और ये कि आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो 50.5% जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है दूसरे बैंक्स को लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रेपो रेट जो है 0.5% बढ़ा दी गई है, पहले 4.90 थी, अब जो है 5.40% हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि अब जो रेपो रेट है वो 5.540% है, ठीक है। चलिए आगे। इसके अलावा हमारे देश के जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, ठीक है। तो ये संविधान के अंदर होता है एक मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो CJI होता है, चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, वही बाद में अपने सक्सेसर को जो है अनाउंस कर सकता है, एडवाइस दे सकता है एटलीस्ट, ठीक है। अनाउंस कर सकता है कि मेरे बाद में जो है यहाँ का जो है CJI कौन बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना सक्सेसर जो है अनाउंस कर दिया गया है, यानी CJI NV रमन्ना की जो कार्यकाल पूरा हो जाएगा आई थिंक नवंबर में। तो नवंबर के बाद में जो नया CJI बनेगा, जो नए CJI बनेंगे वो इन्होंने अनाउंस किया है, उनका नाम है UU ललित, ठीक है। तो CJI जो होते हैं वो अपने हिसाब से सीनियरिटी को अपने नज़र में रखते हुए कि कौन सबसे ज़्यादा सीनियर जो जस्टिस चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये घोषित कर सकते हैं, ये इनको अधिकार होता है चीफ जस्टिस को खुद को, ठीक है। तो ये इन्होंने अनाउंस कर दिया कि UU ललित जी जो हैं ये इनके बाद में भारत के नए CJI बनेंगे। और जो NV रमन्ना जी है वो भारत के 48th CJI है और जो नेक्स्ट बनेंगे वो 49th होंगे, ये भी आप याद रख सकते हैं। टर्म सीधा पूछ ली जाती है कि भारत के 48वें जो न्यायाधीश है वो कौन है या इससे पहले कौन थे 47th आपको याद होना चाहिए, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, ये इनका नाम था। इनके बाद में NV रमन्ना बने थे और इनके बाद में कौन बनेंगे? UU ललित, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो मैंने आपको बताया था कि 5 नई वेटलैंड साइट जो है इंडिया में वो रिकॉग्नाइज़ कर ली गई है रामसर साइट के अंदर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर, ठीक है। तो वो संख्या जो थी 49 से लेकर 54 हो गई थी 5 जुड़ने के बाद। और अब इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 और न्यू वेटलैंड साइट जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर ली गई है इंडिया में। अब जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 54 + 10 64, ठीक है। तो ये 10 जो नई साइट्स हैं इनके आप नाम पढ़ लीजिएगा, जगह देख लीजिएगा कि कौन सी जगह पर है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मैंने। कुछ तमिलनाडु की साइट्स है, कुछ कर्नाटका की है, तो ये आप पॉज कर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। इसके अलावा एक कोटक महिंद्रा हुनूर लिस्ट जारी की जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि भारत के अंदर जो बिज़नेस पर्सन है उनके अंदर बिज़नेस वूमेन एटलीस्ट, ठीक है। तो बिज़नेस पर्सन नहीं, ये वुमेन की लिस्ट जारी की जाती है कि कौन सी ऐसी वुमेन है जो कि कोई कंपनी में एंटरप्रेन्योर है या इस लेवल पर काम करने वाली बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है। तो उसमें सेकंड मतलब दूसरे लगातार साल तक जो है रोशनी नडार जी जो है पहले नंबर पर बनी हुई है, यानी भारत की सबसे रिचेस्ट वुमेन जो है रोशनी नडार है इस टाइम,
और पिछले 2 सालों से यही है इस लिस्ट में। रोशनी नडार कौन है? रोशनी नडार जो है HCL कंपनी, जिसके आप कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, HCL कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसके चेयरपर्सन है रोशनी नडार, और इनके जो पिताजी थे शिव नडार, वो HCL के फाउंडर थे। ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक न्यूज़ ये है कि CM ममता बनर्जी जी ने अनाउंस किया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो है इनोग्रेट किए जाएंगे, यानी घोषित किए गए हैं कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, और उनका अनाउंस भी कर दिया गया है कि उनके नाम क्या क्या रहने वाले हैं। मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। पहला है बरहमपुर, कांदी, सुंदरबन, बशीनहट, इच्छामाती, रानाघाट और बिष्णुपुर। ये 7 नए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब जो टोटल संख्या है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की, यानी जिलों की संख्या जो है वो टोटल 30 हो गई है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। पहले 23 थी, ये 7 नए जोड़ने के बाद में जो इनकी संख्या है वो 30 हो गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 7 नए जिले जो है घोषित किए गए हैं, या वेस्ट बंगाल में कितने किए गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेटलैंड वाली जो लिस्ट है ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में कुछ एक अवार्ड से रिलेटेड एक करंट अफेयर है। भूषण अग्रवाल पोइट्री अवार्ड, यानी कविता के क्षेत्र में जो है एक अवार्ड दिया जाता है भूषण अग्रवाल। ये एक महान कवि थे, इनकी पत्नी के द्वारा ये अवार्ड जो है स्टार्ट किया गया था, भूषण अग्रवाल पोइट्री अवार्ड। तो इस साल ये जो अवार्ड है किन्हें दिया गया है? सौम्य मालवीय। ये आप नाम याद रख लीजिएगा, सीधा इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको सौम्य मालवीय का नाम वहाँ पर टिक करना होगा। इसके अलावा कोका कोला कंपनी आप जानते हैं, वह उसकी एक प्रोडक्ट आता है लिम्का, ठीक है, ज़रूर आपने पिया होगा कभी ना कभी। तो लिम्का के कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, नो शुगर वगैरह और नो फीस, इस तरह से। उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है या ब्रांड स्पॉन्सर का है, वो किसको चुना गया है? नीरज चोपड़ा, ठीक है। भारत के जो एथलीट हैं, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जी के, इनको अभी जो है कोका कोला के लिम्का प्रोडक्ट का ब्रांड स्पॉन्सर या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आप चीज़ याद रख सकते हैं। और नीरज चोपड़ा को इससे पहले जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया था। ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक करंट अफेयर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर, ओंकारेश्वर बांध के ऊपर, ठीक है, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तैरता हुआ यानी पानी के ऊपर जो प्लेट्स लगा दी जाती है, सोलर प्लेट्स, और पूरा एक प्लांट बन जाता है, वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जाना है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, होगा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा टॉप 5 कंट्रीज़ फॉर FDI इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया। तो भारत में बाहर के देशों से जो इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो है सबसे जो ऊपर की मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जिन देशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पहले नंबर पर जो है सिंगापुर है, उसके बाद USA है, मॉरिशियस है, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो सिंगापुर जो है काफ़ी टाइम से नंबर 1 पर है भारत में इन्वेस्ट करने में, और भारत के टोटल FDI का 27% अकेला जो है सिंगापुर से आ रहा है, और 17 से 18% के लगभग जो है USA से FDI इनफ्लो हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में नया सेक्शन है कैंपेन से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, यानी भारत सरकार के द्वारा कहें या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ कैंपेन दिए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, कुछ योजनाएँ लॉन्च की जाती है, कुछ लोगों के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाती है। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है। ये ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है RPF से रिलेटेड है, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से रिलेटेड है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप जो देखते हैं पुलिस के रिलेटेड जो मतलब होते हैं रेलवे स्टेशन पर, उनको RPF जो होता है रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करते हैं सभी। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा क्या है? ये एक या 2 महीने तक का जो है एक ऑपरेशन है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि RPF के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ट्रैवलिंग में असिस्ट किया जाएगा, जो भी ट्रैवल कर रही हैं पैसेंजर, और जो भी गतिविधियां हो रही है क्रिमिनल चीज़ों से या फिर रोबरी वगैरह, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये जो ऑपरेशन है शुरू किया गया था, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या फिर कौन सा इसमें सुरक्षा बल जो है काम कर रहा है। तो आप RPF या फिर इंडियन रेलवे, ये वहाँ पर चीज़ें मैंशन कर सकते हैं। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान NMBA ये लॉन्च किया गया था अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी कैंपेन के अंतर्गत नशे से आज़ादी एक प्रोग्राम जो है चलाया गया था 4 अगस्त को, जिसमें क्या है कि 75 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की, वहाँ से 75
यूनिवर्सिटीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया था, कुछ इंटरेक्शन हुआ था उनके बीच में, और नशे से आज़ादी यानी आप जो भी एडिक्शन से रिलेटेड, ड्रग्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो है अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अभी कौन सा इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ था, या फिर पूछा जा सकता है इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, या फिर पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो कैंपेन है चलाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, स्कॉलरशिप स्कीम है, वैसे तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके परिवार वगैरह या भाई, छोटे भाई बहन के लिए, ठीक है। पीएम यशस्वी स्कीम, यशस्वी स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। यशस्वी स्कीम एक्चुअली में बेसिकली है क्या? स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, 9वीं और 11वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये। तो जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज में है, ईडब्ल्यूएस वगैरह से हैं, या फिर जो नोमैडिक ट्राइब्स में है, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स होती है जो अनुसूचित जनजातियां वगैरह, उनके लिए ये एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। इसके अंदर बेसिकली होगा क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक टेस्ट लेगी, यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट उसको नाम दिया गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। तो इसके अंदर जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 75,000 पर एनुअल क्लास 9-10 वाले स्टूडेंट के लिए, और 1.25 लाख रुपया जो है क्लास 11-12 स्टूडेंट्स को लिए कुछ बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। और 11 सितंबर को जो है ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और ये जो चीज़ है ना, आप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और पीएम यशस्वी के बारे में आपने सुना है अभी मेरे से, तो इसे आप शेयर करिएगा, इस स्कीम को शेयर करिएगा। वीडियो को मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्कीम को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो भी एलिजिबल है इसके लिए वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अंदर होगा क्या, आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे और फिर आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पर मेरिट निकलेगी, और जो भी अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे कुछ स्टूडेंट्स, 15,000 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, उनको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार हरियाणा की, उनके द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, चिराग योजना। हालांकि ये अभी कंट्रोवर्सी में है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चिराग योजना के अंदर बेसिकली क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भी बैकवर्ड क्लासेस से हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं या फिर जिनके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो उनके लिए जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन थोड़ा जो है ट्रांसपेरेंसी बनेगी और उसमें उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चिराग योजना कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है या कौन से राज्य के द्वारा? तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक कैंपेन हर घर तिरंगा आपने ज़रूर सुना होगा। इसके अंदर क्या है कि हम, जैसा कि आपको पता है, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर घर तिरंगा ये जो है लॉन्च किया गया था कैंपेन। इसके अंदर क्या है कि लक्ष्य रखा गया है कि जो हमारा 15 अगस्त हम मनाएंगे उससे पहले जो है 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर पे तिरंगा लगाया जाए। हर घर का मतलब ये है कि इन्होंने टारगेट रखा है कि 25 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने का इनका लक्ष्य है, ताकि कुछ देश के प्रति हम कर पाएँ, दिखा पाएँ, ठीक है। और यही सब है। और बाकी इस कैंपेन के अंतर्गत कुछ प्राइजेस भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा सेल्फी लेकर उसे अपलोड करना होता है और ट्वीट करना होता है, ऐसा कुछ है, और उसमें आपको कुछ अमाउंट भी मिलता है प्राइज़ के तौर पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो हर घर तिरंगा कैंपेन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के अंतर्गत है क्या? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ही है। सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको जो भी दिन का भोजन होता है, यानी नाश्ता जिसे हम कहते हैं, ब्रेकफास्ट, वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 1545 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पे लिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब संसद यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ लोकसभा से, राज्यसभा से। इसमें जो है कुछ बिल्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी की हम चर्चा करेंगे। 4 बिल्स जो है हाल फिलहाल में पास हुए हैं लोकसभा के द्वारा, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले नेशनल एंटी डोपिंग बिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप डोपिंग समझ लीजिए कि होता क्या है। यहाँ पे सिंगल P आएगा, सॉरी, ठीक है। तो एंटी डोपिंग क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ कहीं ना कहीं स्टोरी वगैरह में या न्यूज़ में देखा होगा, एथलीट्स जो होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ कर देते हैं, कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि उनकी जो है
परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, कुछ एक थोड़े बहुत टाइम के लिए उनके अंदर एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बंद करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए जो है हमारे अंदर भारत के अंदर पहले से ही ऐसा बहुत कुछ है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नेशनल लेवल पर है। इसके अलावा ओलंपिक कमेटी जो है उनके अंतर्गत भी जो वर्ल्ड के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे WADA भी कहा जाता है, वो भी काम कर रही है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एथलीट्स को प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है इन सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए, और अगर कोई यूज़ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही सब इसके अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल अभी हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल पहले से है, अमेंडमेंट की गई है। इसमें अमेंडमेंट किसके लिए की गई है कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट वडोदरा में है जो, उसको गति शक्ति के अंतर्गत लेने के लिए जो है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल जो है अप्रूव किया गया है, पास किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, ये पहले तो जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी UGC के अंतर्गत, और अब जो है इसे गति शक्ति विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है इसको बढ़ावा दिया जाए। और इसके अंतर्गत जो है इनके अंदर नया कुलपति भी जो है इस बिल के अंतर्गत लिखा गया है कि नया कुलपति इस यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जाएगा। कुलपति यानी जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो, ठीक है। इसके अलावा एक इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 लॉन्च किया गया है। अंटार्कटिक बिल का जो मेन मकसद है क्या है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। जो अंटार्कटिका ट्रीटी है, पहली बात तो वो है कि उसकी अंटार्कटिका जो भी मतलब पूरा जो महाद्वीप है वो उसके कंजर्वेशन के लिए उस पर रिसर्च अगर हो रही है तो वो सही तरीके से हो, और ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे लिया गया है। इसके अंतर्गत अंटार्कटिक बिल के अंतर्गत इंडिया ने लॉन्च किया है। तो जो कमेटी एक इस्टेब्लिश की जाएगी, वो कमेटी इन चीज़ों का ध्यान रखेगी कि जो भी इंडिया की तरफ से वहाँ पर जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, वो प्रॉपर जो है यहाँ से परमिशन लेकर जाएं, ठीक है। किसी भी तरह की इलीगल या गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ की मरीन लाइफ को या जो भी वहाँ पर मतलब है अंटार्कटिका का, उसको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो परमिशन और प्रोहिबिशन को इसमें लिखा गया है, और इसके अलावा कुछ पेनल्टीज़ भी बताई गई है। पेनल्टीज़ लगाई जाएगी अगर वहाँ पर कुछ ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं जाकर इलीगल रूप से, या फिर कुछ एक्सप्लोजन करते हैं न्यूक्लियर टाइप का अंटार्कटिका पर। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत लिखी गई है, और स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, आप सुन लीजिए। आपने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी। अलकायदा जो टेररिज्म ग्रुप रिकॉग्नाइज है टेररिज्म ग्रुप के रूप में, ठीक है। तो उसके अभी जो चीफ थे जवाहिरी, उनका पूरा नाम ऐमान अल जवाहिरी, इनका अभी आपने हाल ही में देखा होगा जब हमारे यहाँ पे कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी, इन्होंने आकर एक जो है भाषण दिया था। उस भाषण का जो मेन मकसद था वो क्या था कि वहाँ के हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके सेंटीमेंट्स को भड़काना, उनको देश के खिलाफ करना, इस तरह की मतलब इनका काम ही यही था, भड़काना, ठीक है। तो जो 9/11 हमला था अमेरिका वाला, उसका कुछ साल बाद अलकायदा के जो बिन लादेन थे उनको मारा गया था, मतलब स्ट्राइक करके उनको ढूंढ कर ऐसा। और इसके बारे में मेरे आप और जानना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, खान सर को आप सभी जानते होंगे। खान सर की एक वीडियो आई थी हाल ही में, कल या परसों, उसे आप देख लीजिएगा। उसके अंदर इन्होंने अलकायदा के बारे में और पूरे इस हमले के बारे में सब कुछ सही तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि ये अभी जो इसको चीफ थे अलकायदा के, इनका पूरा नाम था अल जवाहिरी। इनको ड्रोन स्ट्राइक के द्वारा अमेरिका ने मार गिराया है। कहाँ पर मारा है? अफ़गानिस्तान में, काबुल में, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान में थे, अमेरिका को पता चल गया, उन्होंने वहाँ पर किर्गिस्तान से ड्रोन भेजा और एक अपने इक्विपमेंट से उनको मार गिराया, ठीक है। इसके अलावा USA ने मंकी पॉक्स, आपको पता है WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है अनाउंस कर दिया गया था कि ये भैया इसके बारे में ध्यान रखिए, इसको जो है फैलने से बचाना चाहिए। पेंडेमिक से जस्ट एक लेवल नीचे की जिसे कहती है, तो वहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नोट कर दी जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। पेंडेमिक से जस्ट पहले वाला लेवल जो होता है वो, तो USA ने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया था। यही सभी चीज़ें यहाँ बताई गई है आपके। मंकी पॉक्स के आपको पता है भारत में भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और 2 या 3 डेथ हो चुकी है, जिसके बारे में प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा US की जो संसद है, ठीक है, सीनेट कहते हैं उसे, उन्होंने नाटो जो ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक्सपेंशन को मंजूरी दे दी है। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ये जो 2 देश हैं, फिनलैंड और स्वीडन, इनके आपको पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन वाला जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो रशिया से अग्रेशन को बचने के लिए जो है स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों ने नाटो की तरफ हाथ बढ़ाया कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो नाटो में कोई तभी ज्वाइन कर सकता है जब नाटो के सभी मेंबर जो हैं अपने एक एक करके जो है सभी को जो है
अप्रूव कर दे कि हाँ भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नाटो में ज्वाइन हो सकते हो। ऐसे करके ये सभी मेंबर जो है अप्रूव कर देंगे, तभी वो ज्वाइन कर सकता है। तो अभी जो है यूएसए की गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव कर दिया कि भैया हमें फिनलैंड और स्वीडन को जो है नाटो में अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो सकते हैं, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये जो है नाटो में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जब तक प्रॉपर पूरा सिस्टम नहीं होगा तब तक ये ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने अभी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि हेल्दी इन्वायरमेंट को एक ह्यूमन राइट बनाया जाए। इस चीज़ के ऊपर एक वोटिंग करवाई थी, ठीक है। तो इस वोटिंग का काफ़ी पॉजिटिव जो है रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पर 161 देशों ने जो है इसके फेवर में वोट किया है कि हाँ भैया सही है आपकी बात, हेल्दी इन्वायरमेंट जो है एक ह्यूमन राइट होना चाहिए। और अगेंस्ट इसके किसी ने भी कोई भी वोट नहीं किया है कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा 0 है। और 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने जो है अब्सटेन कर दिया है, कि उन्होंने ना तो हाँ की है ना ही उन्होंने ना की है, ठीक है। तो इंडिया का अगर आपसे पूछा जाए क्या लेवल है, तो इंडिया ने जो है हाँ की है। इस यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, आई कहाँ पर है, इंडिया, ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। अब जल्दी ही इसका रिजल्ट आ जाएगा कि क्या किया जाता है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है कि हेल्दी इन्वायरमेंट एक ह्यूमन राइट बन जाए, कि आप सभी चाहेंगे कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट स्वच्छ हो, हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हो, ठीक है। ये सभी चीज़ें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन इन्वायरमेंट को लेकर ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर ये ड्राफ्ट जो है रिजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा चीन और ताइवान का कन्फ्लिक्ट जो है आपको पता चल रहा है। चीन जो है ताइवान पर डायरेक्ट अटैक कर नहीं पा रहा है अभी, और ताइवान के अंदर अभी जो यूएसए की कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिनका नाम पेलोसी, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पेलोसी क्या था उनका पूरा नाम, उन्होंने ताइवान में विज़िट किया था ऑफिशियली, ठीक है। और इसके बाद में ताइवान के बाद साउथ कोरिया में। तो इसके ऊपर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, खान सर या और किसी भी एजुकेटर को आप देख लीजिए जो आपको चीन और ताइवान के कन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से समझा पाए। बेसिकली हुआ क्या है कि यूएसए के ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे ये ताइवान गए, ताइवान जाने पर चीन जो है ये भड़क गया, और चीन इसके आसपास जो है ड्रिल्स कर रहा है ताइवान के आसपास के इलाके में। जैसे ये सारा चाइना है, ये और ये ताइवान है, तो इसके आसपास में ड्रिल कर रहा है, इनको धमकाना चाहता है कि भैया ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये काफ़ी पुराना इनका कन्फ्लिक्ट है कि चाइना जो है वो ताइवान को एक देश नहीं मानता है, और ताइवान जो है इतने सालों से एक इंडिपेंडेंट नेशन है। और इसके पीछे और भी बहुत बड़ा कारण है। ताइवान जो है आपको पता है कि जो हमारी चिप्स होती है, खाने वाली नहीं चिप्स, सेमीकंडक्टर वाली चिप्स जो होती है, सिलिकॉन चिप्स, वो प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है इसके मामले में। इसकी यहाँ की एक कंपनी है TMSC नाम से, वो प्रोड्यूस करती है। दुनिया का 60% जो ये सिलिकॉन चिप्स बनती है वो ताइवान में बनती है। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो इसके बाद में जो है एक लास्ट सेक्शन है हमारे करंट अफेयर का, वो है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इवेंट्स। इसके अंदर बेसिकली मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें ऐड की है। पहला तो ये कि अभी हाल ही में जो है इंडिया मॉरिशियस, इंडिया मालदीव्स, ठीक है, ये 2 हालांकि लिंक है, आपको PDF दूंगा तो उसमें आप ये लिंक खोल सकते हो। इंडिया और मॉरिशियस ये 2 देशों के बीच में जो है एक ट्रेड पैक्ट जारी किया गया था। इनके बारे में आप जो है रीड कर लीजिएगा। PIB की जो लिंक है ये यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, नहीं भी ओपन होगी तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको जो है पिन कर दूंगा ये, ठीक है। इसके अलावा एक इवेंट ये है कि इंडिया होस्ट करने वाला है एक स्पेशल मीटिंग काउंटर टेररिज्म को लेकर अक्टूबर 2022 में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्पेशल मीटिंग को इंडिया होस्ट करेगा अक्टूबर 2022 में। तो ये आप चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस सेशन को लाइक करें और रेगुलर बने रहें, हाँ, ताकि हम भी आपको रेगुलर ये चीज़ प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।